देश में इलेक्शन ही नहीं होने वाली। वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब झूठ है। इन्हें तो इलेक्शन ही करवाने नहीं है। जय भारत। जागृति न्यूज हिंदी चैनल में मैं प्राची दुधाने हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और एक ऐतिहासिक शहर भी है। अगर इस ऐतिहासिक शहर का इतिहास हम थोड़ा सा देखें तो ये राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। कई दशकों तक, कई पीढ़ियों तक परकीय शासकों ने हमारे देश के ऊपर, हमारे पूर्वजों के ऊपर अपनी सत्ता प्रस्थापित की थी और उसका केंद्र दिल्ली रह चुका है। हमारे कई पूर्वजों ने वीर गति भी प्राप्त की है ताकि हमें स्वतंत्रता मिल सके इन परकीय शासकों से। पर क्या आज संविधान के माध्यम से अपना मताधिकार चुन देके जिन लोक प्रतिनिधियों को चुनकर केंद्र में सत्ता में भारत की हर एक नागरिक ने बिठाया है, वो इन्हीं परकीय शासकों की तरह हम पर जुल्म, अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं? क्या आरएसएस प्रणीत भाजपा की मोदी सरकार शासक बनकर शोषण कर रही है? ये हम सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले 10 सालों में दिल्ली और उसके परिसर में जो घटनाएं घट रही है, जो गतिविधियां हो रही है, देश का हर एक घटक लाखों की संख्या में दिल्ली के इस सत्ता केंद्र के सामने अपनी मांग रख रहा है, अपने अधिकार मांग रहा है और इसके लिए उसे इस सत्ता का, इस शासन का विरोध करना पड़ रहा है। और इसके बदले में अगर अधिकार हमारी जनता हमसे मांग रही है तो शासन के रूप में भाजपा सरकार अपने देश के नागरिकों को क्या दे रही है? क्या उन्हें उनके अधिकार, उनके हक मिल रहे हैं? क्या उन्हें न्याय मिल रहा है? जी नहीं। उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है, उन पर लाठियां, गोलियां चलाई जा रही है। न जाने कितने आंदोलकों की जान इस बीजेपी सरकार ने हमारी इस दिल्ली के ऐतिहासिक शहर में ली है। पिछले 10 सालों में सर्वाधिक आंदोलक या अपनी मांग रखने जा रहे प्रोटेस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, उनकी संख्या बताई जा रही है। यानी कि पिछले 10 सालों में जितने लोग दिल्ली में अपनी मांग के लिए गए हैं, उनकी संख्या आज तक सरकार से मांगे जा रहे न्याय या प्रोटेस्ट किए हुए संख्या से कई ज्यादा है। और ये जो विरोध है या फिर अपने अधिकारों की मांग है, ये कर कौन रहा है? इसमें किसान है, महिलाएं हैं, छात्र जो युवा है हमारे वो है, इसमें कई लॉयर, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग ये भी शामिल है। सबसे पहले किसानों का आंदोलन 2020 में भाजपा ने संसद में अपने खुद के तरफ से कृषि 3 काले कानून रखे। न इन्हें किसी को पूछने की जरूरत हुई, न बताने की, सीधा इन्होंने हम ये कानून लागू कर रहे हैं इसकी बात रखी। इसके खिलाफ हमारे देश भर के 22 लगभग राज्यों से किसानों ने विरोध दर्शाया। भाजपा ने अपने किसानों की बात नहीं सुनी। आखिर में इन किसानों को दिल्ली में धरना देने जाना पड़ा। लेकिन इस विरोध में दिल्ली की बॉर्डर पे ही हमारे किसानों को रोका गया और सिर्फ रोका नहीं गया तो पानी के फुवारों से, डंडों से और गोलियों से इनका स्वागत किया।
बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाकर, रास्ते में कीले ठोककर हमारे किसानों को रोका गया। पर हमारे किसान हमारे अन्नदाता ही नहीं है, तो वो वीर भी है। अपनी इस मांग के लिए वो कई महीने तक डटे रहे, पर इस सब से उन्हें हासिल क्या हुआ? लगभग 600 किसानों की जान ली गई और कई हजार जख्मी हुए। कोरोना के कारण से ये प्रोटेस्ट उठाया गया। हम ये कानून वापस ले रहे हैं, ये 600 किसानों का खून करने के बाद भाजपा ने कहा। परंतु इनकी शाश्वती नहीं है। ये आज या फिर कल फिर से इन काले कानूनों को किसानों के ऊपर लादने की कोशिश भी कर सकते हैं। 4 साल के बाद आज फिर से 2024 में हमारे किसान अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं। फिर से उसी तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। और क्यों? क्योंकि वो अपना अधिकार एमएसपी इसकी मांग कर रहे हैं। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये गारंटी जो सरकार ने लेनी चाहिए हमारे किसान अन्नदाता के लिए, पर वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये किसानों का आंदोलन आज भी जारी है और आज भी जो खेती से जुड़े हैं, जो खेती कर रहे हैं, वो हम जैसे कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। ये रही किसानों की बात। अब हम बात करते हैं छात्राओं की। आपको याद होगा 2016 से किस प्रकार जेएनयू यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। यहां के छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग कह के पुकारा जा रहा है। और ये बात यहीं पे नहीं थमती। जो सीएए, एनआरसी, एनपीआर कानून भाजपा ने हमारे देश में लागू करने की घोषणा की थी, उसके खिलाफ हमारे ये छात्र भी खड़े हुए थे। जगह जगह पर देश भर के छात्र अलग अलग यूनिवर्सिटी से इसके खिलाफ निदर्शन कर रहे थे। पर दिल्ली में जेएनयू के छात्रों के साथ पुलिस को आगे करके जो हिंसा की गई, वो हम सब ने देखी है। और सिर्फ जेएनयू ही नहीं, जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ऐसी कई यूनिवर्सिटी में छात्रों से बुरी तरह से मारपीट उनके साथ की गई। क्यों? क्योंकि वो अपनी मांग, अपनी बात, अपने अधिकार इस सरकार के सामने रखना चाहते थे। पर इनकी बात सुनी नहीं गई, उल्टा इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, जो खुद देश के बंटवारे कर रहे हैं, देश में भेद फैला रहे हैं, वो छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं। टारगेट किया गया न सिर्फ छात्रों को, उनके माता पिता को, कॉलेज के प्रोफेसर्स को, अलग अलग छानबीन इनके खिलाफ की गई, कायदे और कानून से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए, कईयों को तो नौकरी से भी निकाल दिया। ये भेद कौन कर रहा है और कौन प्रोफेसर्स है ये जो आज भी इनकी कार्रवाई को भुगत रहे हैं? एक रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट है जयंती घोष, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, डॉक्टर रितु सिंह जी है, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है। इन सब के खिलाफ इसी तरह से इन्हीं प्रोटेस्ट के विरोध में ये खड़े रहे। इसलिए ये भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, बदला ले रही है। अंतर्राष्ट्रीय हाथ इन सब में है, ये भी कहा गया। दिल्ली में जो ये धरने हो रहे थे, किसान आंदोलन है, सीएए है, एनआरसी, एनपीआर है, इस माध्यम से
इन सबको देशद्रोही तो कहा गया, लेकिन टेररिस्ट, नक्सली, खलिस्तानी भी कहा गया। जो लोग अपने अधिकारों की मांग करे, न्याय की मांग करे, वो देशद्रोही कहलाए जाते हैं। और जो सत्ता में बैठकर हमारे इन भाइयों बहनों पर, हमारे अन्नदाता पर गोलियां चला रहे, लाठियां चला रहे, वो देश प्रेमी है। बेंगलुरु की एक छात्रा पर भी दिल्ली पुलिस कानूनी दबाव डालती है। 21 वर्षीय की छात्रा दिशा रवि, क्या किया था उन्होंने? स्वीडिश जो पर्यावरण एक्टिविस्ट है ग्रेटा थर्नबर्ग, उन्होंने एक टूल किट बनाया था। उस टूल किट को शेयर किया था दिशा रवि ने। ना ही सिर्फ दिशा रवि पर एक्शन लिया गया, पर ग्रेटा थर्नबर्ग को भी ट्रोल किया गया। रिहाना जो एक अंतरराष्ट्रीय पॉप सुपरस्टार है, उसने भी किसानों की बात रखी। क्या इन किसानों के आंदोलन के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में कोई बात करना चाहता है? पर नहीं, हम सुन नहीं सकते, इसलिए रिहाना को भी ट्रोल किया गया। स्थानिक अंतरराष्ट्रीय जो एनजीओज है, जो इस बात को, इन मुद्दों को हाईलाइट कर रहे थे, उनके बारे में वो भी अपनी बात कर रहे थे, रास्ते पे उतर रहे थे, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की गई। आज तक कई सारे ये एनजीओज है, उन्हें बंद करवा दिया है, उन पर दबाव आया है। ईडी के माध्यम से होगा या फिर सीबीआई के माध्यम से होगा। कॉमेडियंस, उनके बारे में भी हमने सुना है। जागरूक है ये लोग, उनकी संवेदना जीवित है, इसलिए इन सभी निदर्शकों के बाजू से एक इंसानियत के माध्यम से ये सोच रहे थे और अपनी बात अपने माध्यम से रख रहे थे, पर उन पर भी कार्रवाइयां की गई। अब रहा विषय हमारी खिलाड़ू महिलाओं का, रेसलर्स प्रोटेस्ट, इसके बारे में भी हमने सुना है, पिछले साल की ही बात है। साक्षी मलिक, विनेश फोगट, बजरंग पुनिया, इनके साथ कई सारे रेसलर्स और खिलाड़ी जंतर मंतर पर अपनी बात रखने के लिए बैठे थे। और ये बात क्या थी? बृजभूषण सिंह जो बीजेपी के ही एक नेता है, जो इस रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष है, वो रेसलर महिलाओं का यौन शोषण कर रहे थे। इसके खिलाफ धरने पर हमारे ये रेसलर्स बैठे हुए थे। मोदी जी हमारी बात सुनेंगे, ये उन्हें लग रहा था, पर मोदी जी ने क्या किया? पुलिस से इनको पिटवाया, इनको खींच के ले गए, इनके कपड़े भी फाड़े। जो हमारी देश की बेटियां हमारे देश का गर्व सर से ऊंचा कर आई है, स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता है, आज उन्हीं के साथ अगर ये व्यवहार हो रहा है, तो हमारे और आपकी घर की बहू बेटियों के साथ ये लोग क्या कर सकते हैं? और कर भी रहे हैं। जोर शोर से नारा देते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा है उनका। इस तरह से बेटी बढ़ाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे, और बेटी बढ़ाने और पढ़ाने के बाद इनके सांसद, इनके नेताओं के हाथ में यौन शोषण के लिए, बलात्कार के लिए सौंपेंगे। ये रेसलर सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे थे, ये देश की हर उस बेटी के लिए बैठे थे, हर उस औरत के लिए बैठे थे जिनके साथ आज अन्याय और अत्याचार इन भाजपाओं के माध्यम से हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ईवीएम के माध्यम से जीतकर वहां सत्ता में बैठे हुए हैं। और इसी ईवीएम के विरोध में भी दिल्ली में आंदोलन हो रहा है। हम में से कितने लोगों को पता है
क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये दिखाएगी नहीं। करीबन 6 लाख लोगों से ज्यादा लोग इस धरने में बैठे हैं और मोदी जी, ये लोग बैठे हुए पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इसमें महमूद प्राचा, भानु प्रताप जैसे बड़े वकील भी शामिल हैं। कई सोशल एक्टिविस्ट इसमें हैं और कुछ दिनों पहले कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी, इन्होंने भी इसके खिलाफ आंदोलन किया तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया। अब हर प्रोटेस्ट में अपनी लोगों की बात सुनने के बजाय पुलिस को, फोर्सेस को आगे करके उन पर अन्याय अत्याचार कर उन पर डंडे गोलियां बरसाकर क्या साबित करना चाहते हैं? अगर पिछले 10 सालों में आपने लोगों के प्रति अपना कार्य ठीक से निभाया होता, जनहित में अगर आपने कार्य किया होता, तो आज ये बात ना होती। हमने कई बार अपने माध्यम से भी ये कहा है कि हमें थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। ईवीएम बैन करवाकर बैलेट पेपर पर आने वाली इलेक्शंस लेनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ध्यान में रखिए, ये जो मत अधिकार हम अपना संविधान के माध्यम से इलेक्शन की इस प्रक्रिया के लिए और अपना लोक नेता चुनवा के अपने लिए वहां सत्ता में बिठा रहे, ये एक दिन बंद करवा देंगे। देश में इलेक्शन ही नहीं होने वाली। वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब झूठ है। इन्हें तो इलेक्शन ही करवाने नहीं है। तो जो ये लोग बैठे हैं, जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती हम इनके इस विरोध में शामिल हो? कोई नहीं कहता कि आप दिल्ली में जाकर बैठिए। सालों से हम भी इन सब आंदोलनों का समर्थन कर रहे हैं अपने परिसर में, अपने तरीके से। तो आप भी इस माध्यम को चुनिए, इन सब बातों पर विरोध करना शुरू कीजिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये हमारे घर तक तो नहीं आया, पर एक और मैं आपको आंदोलन के बारे में बताना चाहती हूं जो घर घर में पहुंच रहा है। पिछले 10 सालों में हमारे कितने युवा बेरोजगार हैं? करोड़ों में। कितने लाख नौकरियां हमें मोदी जी देने वाले थे, कितनी मिल रही है? क्या हमें पता है कि हमारे युवाओं ने अब नौकरियां ढूंढना ही छोड़ दिया है? और ऐसे में अग्निपथ या फिर अग्निवीर जिसे कहा जाता है, ऐसी योजनाएं हमारे युवकों के सामने रखी जाती है। अलग से बताने की जरूरत नहीं है ये क्या स्कीम इन्होंने हमारे सामने रखी है। फिर भी ये ऐसी स्कीम है जहां ना आपको आपकी नौकरी की गारंटी है, ना आपको आपके जीवन की गारंटी है। जब पहले ही कई लाख भर्तियां करनी बाकी है, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती अग्निपथ के द्वारा हमारी सेना के लिए इन्होंने हमारे आगे रख दी। और हम देख रहे हैं इस माध्यम से क्या हो रहा है। इन युवाओं को गोलियां खाने के लिए बॉर्डर पे भेजा जाता है। वो शहीद होते लेकिन उन्हें शहीद नहीं कहा जाता, उनको वो मान सम्मान नहीं दिया जाता, उनको पेंशन नहीं मिलती। ना कि उनके जाने के बाद उनके माता पिता को उस पेंशन का या फिर जो जान उन्होंने अपने देश के लिए गंवाई है, जो वीर गति उन्हें प्राप्त हुई है, उसका सम्मान मिलता है। तो ये क्यों हमारे सामने लाके रख रहे हैं? क्या सब पूरा देश कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये चलाने वाले हैं? हम ये बात आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि हम जागरूक हो जाए। हमें ये भी पता है कि देश के कई सारे करोड़ लोग भाजपा की इस नीति के, उनके सत्ता के विरोध है। पर जो नहीं है,
वो हमारी इस बात से विचार करे, मंथन करे। क्या यही आगे भी हमें ले जाना है? जो आज किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग हर एक घटक सड़क पर अपनी मांग के लिए उतर आया है। सभी का स्वागत पुलिस फोर्स से किया जा रहा है, हिंसक कृति से किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी सरकार को इनसे खतरा लग रहा है, डर लग रहा है। वो नहीं चाहते कि हम सत्ता में रहने के लिए जो जुमला कर रहे हैं उसके खिलाफ देश के लोग आवाज उठाए। मैं आपको एक रिपोर्ट बताने वाली हूं जो 2022 के अनुसार दी गई है। इसमें सिर्फ दिल्ली में ये ऑन पेपर है, इसके अलावा कितने हैं ये हमें पता नहीं। 6277 कायदे और कानूनी मामले इन विरोधदर्शियों के विरोध के उनके खिलाफ दर्ज है। और ये किसने किया है? दिल्ली पुलिस ने। और ये कौन लोग हैं? ये आप और मेरे जैसे आम लोग हैं। ये भाजपा की सरकार अगर 10 सालों में जनहित के प्रति कार्य नहीं कर पाई, अगर भारत के नागरिक बीजेपी के कार्य से संतुष्ट नहीं है, तो संसद में मोदी जी आत्मविश्वास के साथ ये कैसे कह पा रहे हैं कि इस बार हम 400 पार जाएंगे? अर्थात जो आंकड़ा 400 का मोदी जी बता रहे हैं वो भी गलत है। उस बारे में हम जरूर कभी और बात करेंगे। परंतु इतना आत्मविश्वास उन्हें कैसे है, कैसे आया? क्या हमारी चुप्पी उन्हें आत्मविश्वास निर्माण कर दे रही है, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुट्ठी भर लोग हैं जो यहां हमारे सामने आके प्रदर्शन करें, लेकिन बाकी देश तो हमारे साथ है। अगर आप इस सब के समर्थन में हैं तो आपको आवाज उठानी चाहिए। अगर आप भाजपा के इस तानाशाही के, डिक्टेटरशिप के खिलाफ है तो आप चुप रहिए, और जब तक ये अपने दरवाजे पे तक नहीं आते, दूसरों के घरों के साथ अपने घर नहीं जलते, तब तक आप जागरूक मत होइए। मोदी जी आवाम की आवाज दबाकर अपनी पार्टी बीजेपी को सत्ता में बिठाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान को खत्म कर खुद तानाशाह, हुकुमशाह बनकर हमें और आपको गुलाम बनाकर रखना चाहती है। ये सब सवाल जो हमने यहां पे आज उपस्थित किए हैं, इनके बारे में सोचिए, खुद को जवाब दीजिए। और अगर जो हमने अपनी बात यहां पर कही है वो सच है, तो हमारे इन किसान भाइयों के साथ, हमारे इन बेटी महिलाओं के साथ, हमारे छात्र युवाओं के साथ और देश के सभी उन घटकों के साथ जो अन्याय के विरोध, अपने अधिकार के लिए सत्ता केंद्र दिल्ली में, उसके बाहर धरना दे रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ दे। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, पुलिस और अपने दंगाइयों के जोर पर हम अपनी और आने वाली पीढ़ियों के शोषण का कारण नहीं बन सकते। इसलिए इस बीजेपी की तानाशाह की राजनीति को हमें जड़ से उखाड़ना होगा, इन्हें सत्ता से गिराना होगा। और इसके लिए आने वाली इलेक्शंस में बैलेट पेपर की मांग करें और अपना वोट सोच समझ कर दें। यही हम अपने माध्यम से आपके सामने बात रखना चाहते हैं। आप हमारे जागृति न्यूज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बात कमेंट द्वारा रखें, हमसे सीधे संपर्क भी आप कर सकते हैं, और चैनल को लाइक करना न भूलिए। मिलते हैं अगले विषय के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।